इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग मांग की लोच के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने मांग के नियम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था मांग का नियम किसे कहते हैं। तो मांग का नियम मांग की मात्रा एवं कीमत के बीच संबंध की व्याख्या करता है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा कम होती है, और अगर वस्तु की कीमत घटती है तो मांगी गई मात्रा अधिक होती है। तो मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं मात्रा के बीच संबंध की व्याख्या करता है। इस व्याख्या के प्रतिपादक अर्थशास्त्री मार्शल थे, जिन्होंने मांग के नियम की परिभाषा देते हुए बताया कि वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं वस्तु की कीमत के बीच पाए जाने वाले विपरीत संबंध को ही मांग का नियम कहते हैं। अर्थात वस्तु की कीमत ज़्यादा होने से वस्तु की मांग कम होती है तथा कीमत कम होने से मांग ज़्यादा होती है, जो मांग एवं वस्तु की कीमत के बीच विपरीत संबंध बताता है। आज की इस वीडियो में हम लोग मांग की लोच के प्रकार, मांग की लोच के 3 प्रकार हैं। मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच एवं मांग की आड़ी लोच के बारे में अध्ययन करेंगे, तथा इसके अलावा मांग की कीमत लोच की श्रेणियों के बारे में अध्ययन करें। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां 5 हैं। बेलोचदार, समलोचदार या इकाई लोचदार, लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार और पूर्णतः लोचदार। इन श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा मांग की कीमत लोच मापने की विधियां कौन कौन सी हैं, जैसे व्यय विधि, प्रतिशत अनुपात विधि, मांग की बिंदु लोच विधि या रेखा गणितीय विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। मांग की आय लोच तथा मांग की आड़ी लोच के बारे में जानेंगे। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच, पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच और स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है, 2 से 3 क्वेश्चन मिलने की। तो मांग की लोच, मांग का नियम, मांग के नियम के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे और अभी हम बताए मांग का नियम वस्तु की मात्रा एवं वस्तु की कीमत के बीच संबंध की व्याख्या करता है। वस्तु की मात्रा एवं कीमत के बीच संबंध की व्याख्या के अंतर्गत मांग का नियम यह नहीं बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। मांग का नियम एक गुणात्मक संकल्पना है जो कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दिशा को बताता है। इसे मापने के लिए अर्थशास्त्र में एक नई धारणा विकसित की गई, जिसे मांग की लोच कहा गया। किसे मापने के लिए? मांग की लोच या मांग के नियम को मापने के लिए अर्थशास्त्र में एक नई धारणा विकसित की गई, जिसे मांग की लोच कहा गया। मांग की लोच एक गुणात्मक कथन है तथा मांग का नियम एक परिमाणात्मक कथन है। इस अवधारणा को सर्वप्रथम मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में विकसित किया था। मांग की लोच की अवधारणा को सर्वप्रथम मार्शल ने विकसित किया। अर्थशास्त्र में मांग की लोच का आशय मांग की कीमत से लिया जाता है। मेयर्स ने क्या परिभाषा दी? एक मांग वक्र पर कीमत में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन के माप को ही मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच कहा जाता है। इसके अलावा किसी वस्तु की
सापेक्षिक परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन की मात्रा के अनुपात को मांग की लोच कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि मांग का नियम गुणात्मक संकल्पना है और मांग की लोच जो है वह परिमाणात्मक या मात्रात्मक संकल्पना है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मांग की लोच मांग की मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन बटे कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की सहायता से निकाली जा सकती है। सूत्र है मांग की लोच का। मांग की लोच बराबर क्या होगा? मांग की मात्रा में सापेक्षिक या अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में सापेक्षिक अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। मांग की लोच की कोई इकाई नहीं होती है तथा मांग की लोच 0 से अनंत के बीच में होती है। कुछ भी हो सकती है 0 से अनंत के बीच में। सीमांत मांग एवं औसत मांग के व्युत्क्रम को ही मांग की लोच कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांग की लोच किसे कहा जाता है, तो सीमांत एवं औसत मांग के व्युत्क्रम को मांग की लोच कहा जाता है। डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। ईपी बराबर मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को व्यक्त करता है। यह मांग की लोच का सूत्र है माइनस डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू, अर्थात डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी सीमांत मांग को व्युत्पन्न करता है या व्यक्त करता है तथा पी अपान क्यू जो है औसत मांग के व्युत्पन्न को व्यक्त करता है। अब इसी मांग की लोच इसी सूत्र की सहायता से मांग की लोच निकाली जाती है। यह सूत्र याद रखना है। माइनस मांग की लोच बराबर होता है माइनस डी क्यू अपान डी पी इंटू पी अपान क्यू। इस आरेख में पूछा गया है E1 से E बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। तो E1 से E बिंदु पर मांग की लोच निकालने के लिए यही सूत्र लगेगा माइनस डी क्यू अपान डी पी इंटू पी अपान क्यू। तो इसमें P1 और P2, P1 होगा 10 तथा P2 होगा 6। अब डेल्टा P निकलेगा 10 से 6 घटाएंगे 4, डेल्टा P 4 होगा। इसी प्रकार से Q1 50 और Q2 75 होगा और डेल्टा Q2 या डेल्टा Q में परिवर्तन या Q में परिवर्तन जो है 50 माइनस 75 25 होगा। और इन सभी संख्याओं को सूत्र में रखने पर 1.25 आंसर आएगा। इसको मांग की लोच कितनी होगी 1.25, अर्थात इकाई से अधिक होगी मांग की लोच। अब यह एक क्वेश्चन है, इसमें कीमत और मांग दी गई है ए और बी, और क्वेश्चन 2 दिए हैं। इसमें पूछा गया है ए से बी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी और बी से ए बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। तो इसको सूत्र क्या है, डेल्टा माइनस डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू, यह सूत्र है। अब इसमें डी क्यू निकालना है, डी पी निकालना है, क्यू निकालना है और पी निकालना है। तो पहले ए से बी बिंदु पर मांग की लोच निकालते हैं, देखते हैं कितनी आ रही है ए से बी बिंदु पर। तो P1 जो होगा 10 हो जाएगा, P2 15 हो जाएगा और डेल्टा P 10 हो जाएगा। P1 10, P2 15 और डेल्टा P 10 से 15 निकालेंगे तो -5 हो जाएगा। इसी प्रकार से Q1 100 हो जाएगा और Q2
75 हो जाएगा। इसको निकालने पर Q1 माइनस Q2 या 100 माइनस 75 बराबर 25 बचेगा। अब इस डाटा को सूत्र में रखने पर क्या है सूत्र, EP बराबर डेल्टा Q अपान डेल्टा P माइनस रहेगा इंटू P अपान Q। तो माइनस 25 क्या हो जाएगा, DQ निकाले थे 25 और DP कितना निकाले थे -5 इंटू P कितना हो जाएगा प्रारंभिक कीमत P1 10 बटे Q1 100। अब इसको ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 ये कट गया और बचेगा 5 बटे 10। तो आंसर आ जाएगा 0.5। मांग की लोच कितनी आई, 0.5 आई मांग की लोच। 0.5 का मतलब हुआ इकाई से कम। मांग की लोच इकाई से कम है। ए से बी बिंदु पर मांग की लोच क्या है, इकाई से कम है। इसी प्रकार से बी से ए बिंदु पर मांग की लोच कैसे निकालेंगे, तो बी से ए बिंदु पर इसमें भी P1 जो है घटाएंगे 15। अब उल्टा हो जाएगा इसका, जस्ट पहले वाले का 15 से 10 निकालेंगे 5 बचेगा डेल्टा P, और 100 से 75 से 100 निकालेंगे डेल्टा Q कितना बचेगा -25। अब इसको सूत्र में रखेंगे, डेल्टा Q अपान डेल्टा माइनस लगेगा पहले P इंटू डेल्टा P अपान डेल्टा Q P इंटू Q, यह सूत्र है। तो -25 हो जाएगा डेल्टा Q अपान माइनस है, माइनस लगा है और माइनस में आया है तो ये प्लस हो जाएगा, और बटे 5 गुणे P जो है 15 है बटे Q कितना है 75। अब इसको 15 25 75 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये कट जाएगा। मांग की लोच कितनी आएगी 1। मतलब बी से ए बिंदु पर जो है मांग की लोच इकाई के बराबर है। अब मांग की लोच की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो मांग की लोच की श्रेणियां जो है 5 हैं। कौन, पहली बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग का मूल्य जो है इकाई से अधिक होता है जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है। कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है, तो ऐसी मांग वक्र को बेलोचदार मांग वक्र कहते हैं। बेलोचदार मांग की मूल्य लोच इकाई से कम होती है, ये बताइए इकाई से कम होती है बेलोचदार मांग की मूल्य लोच। कीमत घटने या कम होने से मांग बढ़ती है, किंतु कीमत में कमी की अपेक्षा मांग कम होती है। साधारण या सिंपल कह सकते हैं, कीमत कम होने से मांग बढ़ती है किंतु कीमत में कमी की अपेक्षा मांग कम होती है। बेलोचदार मांग किन किन वस्तुओं की होती है, तो कच्चा माल, प्राथमिक वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुओं की मांग जो है वह बेलोचदार होती है। ये है आरेख बेलोचदार मांग का। लोचदार मांग क्या है, लोचदार मांग या अपेक्षाकृत लोचदार मांग इकाई से अधिक होती है। इसका मूल्य जो है इकाई से अधिक होता है जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में सापेक्षिक या अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है, तो ऐसी मांग वक्र को लोचदार मांग वक्र कहते हैं। लोचदार मांग वक्र की लोच इकाई से अधिक होती है। इस श्रेणी में विलासिता की वस्तु एवं अनिवार्य वस्तु या टिकाऊ वस्तुओं को रखा जाता है। समलोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग, जब मांग की मात्रा में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, तो उसे समलोच मांग कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर
मांग की मात्रा में 20% की कमी आती है। तो ऐसी स्थिति को समलोच या इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। इकाई या समलोच मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय होता है, इकाई के बराबर होता है। इकाई लोचदार मांग आरामदायक वस्तु की होती है। ये इकाई लोचदार मांग वक्र का आरेख है। अगला पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग y अक्ष के समानांतर होता है और e बराबर 0 होता है और ऐसी दशा जो है काल्पनिक है। कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कीमत बढ़ने या घटने से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कीमत घटने या बढ़ने से मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसी स्थिति को पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कहा जाता है। पांचवा है पूर्णतः लोचदार मांग वक्र। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र x अक्ष के समांतर होता है और e बराबर अनंत होता है। जब कीमत में थोड़ी सी वृद्धि से ही मांग घटकर शून्य हो जाती है अथवा किसी एक दी हुई कीमत पर मांग अनंत हो जाती है तो इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। जैसे अंतरिक्ष में पर्यटन जो है पूर्णतः लोचदार मांग का उदाहरण है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वक्र में भी मांग वक्र जो होता है वह पूर्णतः लोचदार होता है। अब कीमत, मांग की कीमत लोच मापने की विधियों में मार्शल ने बे विधि का प्रतिपादन किया था। यह पूछा जाता है कि बे विधि के प्रतिपादक अर्थशास्त्री का नाम बताइए, तो मार्शल हैं। मार्शल ने कीमत लोच मापने की बे विधि में क्या बताया था कि किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना तथा किस दिशा में परिवर्तन होता है, इसी परिवर्तन को कुल व्यय विधि कहा जाता है। 3 विधियां हैं कुल व्यय विधि की। पहली, जब किसी वस्तु की अपनी कीमत के कम या अधिक होने या उस पर किए जाने वाले कुल व्यय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस वस्तु की मांग लोचदार होती है। जब कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ जाता है तथा कीमत के बढ़ने से कुल व्यय कम हो जाता है तो उस वस्तु की मांग मांग लोच जो है इकाई से अधिक होती है। और जब कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाता है तथा कीमत बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाता है तो उस वस्तु की मांग लोच इकाई से कम होती है। जैसे ये स्थिति में है, कीमत प्रारंभ में 2 थी फिर घटकर 1 हो गई, तो कीमत घटने से मात्रा मांग क्या हुई, बढ़ी है और कुल व्यय समान रहा है, न बढ़ा है न घटा है। कीमत घटने से कुल व्यय अगर समान रहता है तो मांग की लोच क्या होती है, इकाई के बराबर होती है और आरामदायक वस्तुओं की मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो इस सारणी से ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है कि कीमत घटने से कुल व्यय समान है और मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। इसी प्रकार से कीमत बी स्थिति में भी कीमत घट रही है। कीमत घटने से प्रारंभ में कीमत 2 थी तो मांग 4 थी। अब कीमत क्या हुई, घट के 1 हो गई तो मांग क्या हो गई, 10 हो गई। तो कीमत घटने से कुल व्यय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कीमत घटने से कुल व्यय जब बढ़ता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। मांग की लोच इकाई से अधिक या लोचदार कह सकते हैं, विलासिता की वस्तुओं में होती है। और सी स्थिति में कीमत घटने से कुल व्यय घटता है। तो कुल व्यय जब घटता है या कम होता है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम होती है और मांग की लोच इकाई से कम बेलोचदार या अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में होती है। यह जो व्याख्या है यह प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई है। अब मांग की कीमत लोच के बारे में अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया। अब मांग की बिंदु लोच के बारे में क्या है। मांग की बिंदु लोच बराबर होता है मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। कीमत में कम परिवर्तन
होने पर, मांग में कम परिवर्तन होने पर दोनों बिंदु समान होते हैं, इसे मांग की बिंदुलोच विधि कहा जाता है। और इस विधि का सूत्र मांग की बिंदुलोच विधि बराबर मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। ये जैसे मांग वक्र है ये, तो इसमें ए डी बी, ये ए हो जाएगा, तो ए डी, ये ए डी डैश, ये निचला हिस्सा हो जाएगा, ए डी डैश बटे ए डी, ये ऊपर का हिस्सा हो जाएगा। बिंदुलोच विधि या नीचे की ओर ढालू वक्र के अलग अलग दो बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है। ए बिंदु के ऊपर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, इकाई से अधिक होती है। ए बिंदु पर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। ए बिंदु के नीचे मांग की लोच इकाई से कम होती है। यह है ए बिंदु है, ये ए बिंदु के ऊपर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है और ए बिंदु के नीचे मांग की लोच इकाई से कम होती है। तथा जिस बिंदु पर मांग वक्र एक्स अक्ष को स्पर्श करता है वहाँ मांग की लोच अनंत होती है। एक्स अक्ष को जहाँ स्पर्श करता है, एक्स नहीं वाई अक्ष को जहाँ मांग की लोच स्पर्श करती है वहाँ मांग की लोच अनंत होती है, और जहाँ पर एक्स अक्ष को मांग की लोच स्पर्श करती है वहाँ मांग की लोच शून्य होती है। ई बराबर एक के ऊपर, ई बराबर जब एक होता है तो इसके ऊपर का जो भाग होता है वह लोचदार मांग वक्र होता है और नीचे का भाग बेलोचदार मांग वक्र होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांग वक्र के मध्य बिंदु के ऊपर का भाग कैसा होता है और नीचे का भाग कैसा होता है। तो मध्य बिंदु के ऊपर का भाग जो है वह लोचदार होता है और नीचे का भाग बेलोचदार होता है। लोचदार का मतलब होता है ऊपर का भाग इकाई से अधिक होता है और नीचे का भाग इकाई से कम होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है एक, कि मांग वक्र के ऊपर का भाग कैसा होता है, तो लोचदार, और नीचे का भाग मध्य बिंदु के वह बेलोचदार होता है। एक समतल या सरल रेखा पर मांग की बिंदु लोच अलग अलग होती है, इसको भी जान लेते हैं। मांग वक्र अगर आयताकार अतिपरवलय हो तो एक वक्र के सभी बिंदु पर मांग की बिंदु लोच इकाई होती है। शुद्ध एकाधिकार बाजार का मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय होता है। ढाल के आधार पर मांग की लोच, ढाल के आधार पर मांग की लोच अगर, ये देखिए आरेख की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। अगर D1 तथा D2 दोनों मांग वक्र की ढाल समान है तब ए बी बिंदु पर मांग की लोच ए पर इकाई के बराबर होगी। ए पर क्या होगी, इकाई के बराबर होगी मांग की लोच, और बी पर इकाई से कम होगी मांग की लोच। दिए कीमत पर मांग वक्र की ढाल समान हो तो स्थिर कीमत पर मांग की लोच अलग अलग होती है। मतलब दिए कीमत पर मांग वक्र की ढाल समान हो तो स्थिर कीमत पर मांग की लोच अलग अलग होती है। यह कीमत स्थिर है और यही क्वेश्चन बनता है कि स्थिर कीमत पर मांग की लोच कैसी होती है, तो स्थिर कीमत पर मांग की लोच अलग अलग होती है। और इस स्थिति में दो अलग अलग ढाल वाले मांग वक्र पर एक ही कीमत पर दोनों की मांग लोच समान होती है। यहाँ भी वही होता है, यहाँ स्थिर होती है और यहाँ समान होती है। ई ए बिंदु पर मांग की लोच इकाई है और बी बिंदु पर भी मांग की लोच इकाई के बराबर है। मांग की आय लोच क्या है? मांग की आय लोच, मांग की आय लोच का तात्पर्य मांग की उस परिवर्तित मात्रा से है जो अन्य बातों के समान रहते हुए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। ई वाई बराबर होता है मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे आय का आनुपातिक परिवर्तन, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। यह मांग की आय लोच का सूत्र है। और निकृष्ट वस्तुओं के संबंध में मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच धनात्मक होती है और विलासिता वस्तु है तो मांग की आय लोच इकाई से कम होती है। निकृष्ट वस्तुओं के लिए ऋणात्मक,
सामान्य वस्तुओं के लिए धनात्मक और विलासिता वस्तु है तो मांग की आड़ी लोच इकाई से कम होती है। मांग की आड़ी लोच क्या है? मांग की आड़ी लोच के प्रतिपादक प्रोफेसर मूर हैं। सिंथेटिक्स इकोनॉमिक्स में वैज्ञानिक व्याख्या रॉबर्ट टिफिन द्वारा की गई थी। थ्योरी ऑफ वैल्यू में जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। मांग की आड़ी लोच किसे कहते हैं? जब एक वस्तु की मांगी गई मात्रा के परिवर्तन को दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के संदर्भ में मापा जाता है तो इसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। ई बराबर होता है एक्स वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे वाई की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। डेल्टा, ये सूत्र डेल्टा एक्स अपान डेल्टा पी वाई इंटू पी एक्स अपान एक्स, या कह सकते हैं डेल्टा क्यू एक्स अपान डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपान क्यू वाई। अगर वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच की बात की जाए तो स्वतंत्र वस्तुओं हेतु मांग की आड़ी लोच 0 होती है। पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के लिए मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं कि पूछ लेता स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, या पूछ लिया पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है, या स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है। अब मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो स्थानापन्न वस्तुएं मांग की लोच को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोग को जो है स्थगित करना, यह भी मांग की लोच को प्रभावित कर सकता है। व्यय का अनुपात मांग की लोच को प्रभावित कर सकती है। वस्तु की प्रकृति, वस्तु के विभिन्न प्रयोग, समय की अवधि, आय, धन का वितरण और कीमत स्तर जो है मांग की लोच को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति के स्वभाव का प्रभाव और वस्तु की भावी उपयोग की संभावनाएं, वस्तु के गुण, प्रयोग, संयुक्त मांग और धन का स्तर जो है या धन का वितरण मांग की लोच को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने मांग की लोच के बारे में अध्ययन किया और मांग की लोच के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले एग्ज़ाम में थे उन सब की चर्चा हम लोगों ने यहाँ कर ली है सिद्धांत के रूप में। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एंजल वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आगे की आने वाली क्लासों में हम लोग एक क्लास MCQ रूप में रहेगी तथा एक क्लास का अध्ययन हम लोग सिद्धांत के रूप में करेंगे और थ्योरी के रूप में करेंगे, जिसमें हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित समस्त टॉपिकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।